हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे और आप लोगों को पता है कि क्लास 12th का फिजिक्स का लगातार क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पीछे क्लास में पार्ट नंबर 1, 2, 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल पे जाकर के आप लोगों ने देख लीजिए। आज का जो आपका क्लास होगा पार्ट नंबर 4 क्लास होगी। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आज की प्रश्न देखिए स्टार्ट होता है। आज का प्रश्न आपका वैद्युत विभवांतर क्या है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग ने वैद्युत विभव तक पढ़ लिए थे। आज आपका क्लास होगा वैद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले आपको समझना है वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या? एकांक धनावेश को। क्या? एकांक धनावेश का मतलब क्या होता है, जैसे में देखिएगा वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, कार्य अपॉन आवेश। तो ये जो बटा में है ना, इसी को हमने एकांक बोलेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वैद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो वैद्युत विभवांतर को भी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? भी से। तो एक बार और परिभाषा दिखेगा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे आवेश। क्या होती है? कार्य बट्टे आवेश होता है। तो देखिएगा वैद्युत विभवांतर को हमने भी से डिनोट करते हैं, तो भी बराबर कार्य को हमने W से डिनोट करते हैं और आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो इस ये भी फार्मूला आपका हो गया। क्या हो गया फार्मूला? यहाँ से भी आपका फार्मूला हो गया, भी बराबर में क्या बोलोगे, W बटा Q। भी बराबर में W बटा Q। W क्या आपका? W आपका कार्य है, Q आपका आवेश है और भी आपका वैद्युत विभवांतर है। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभवांतर का बीमा ज्ञात करेंगे। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है, वैद्युत विभवांतर का बीमा क्या होता है। तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिए। देखिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। तो आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले वैद्युत विभवांतर का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला लिखना है। वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर W बटा Q। तो भी आपका वैद्युत विभवांतर है, W आपका क्या है, कार्य है और Q आपका क्या है, आवेश है। तो भी बराबर W बटा Q का मात्रक, मतलब वैद्युत विभवांतर का क्या ज्ञात करेंगे, मात्रक ज्ञात करेंगे। तो W का A से मात्रक क्या होती है, कहने का अर्थ है कार्य का मात्रक जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो जूल पर कूलम आ गया। क्या आ गया? जूल पर कूलम। तो वैद्युत विभवांतर का ए से मात्रक क्या आ गया, जूल पर कूलम आ गया। क्या बोलोगे? वैद्युत विभवांतर का ए से मात्रक आ गया, जूल पर कूलम आया। या तो आप बोल सकते हो वैद्युत विभवांतर का ए से मात्रक वोल्ट भी होती है। क्या होती है? वोल्ट भी होते हैं। जो आपका वैद्युत विभव का मात्रक होती है ना, वो वहीं आपका वैद्युत विभवांतर का भी होता है। और जो आपका वैद्युत विभव का बीमा होती है, वो वहीं आपका सेम वैद्युत विभवांतर का भी बीमा होती है। तो आप लोगों ने इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको न्यूमेरिकल बनाने में यह फॉर्मूला आपको काम देंगे। ओके, अब हम लोगों ने देखेंगे, अब हम लोगों ने यहाँ के बाद से देखेंगे वैद्युत विभवांतर का बीमा। क्या देखेंगे? वैद्युत विभवांतर का हम लोगों ने बीमा देखेंगे। देखिएगा वैद्युत विभवांतर का बीमा, तो वैद्युत विभवांतर का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। तो भी बराबर W बटा क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। भी आपका वैद्युत विभवांतर है, W आपका कार्य है और Q आपका क्या है, आवेश है। तो भी बराबर W बटा Q का क्या बीमा निकालेंगे, है ना। तो आपको यहां से ये ध्यान देना है कि कार्य का बीमा क्या होती है। कार्य का बीमा आप लोगों को याद होगा, कार्य का बीमा होता है ml² T के पावर -2 होती है। और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा 80 होती है। क्या होती है? 80 होती है। एक बार और आप लोगों ने समझिएगा, कार्य का बीमा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। कार्य का बीमा होती है ml² T के पावर -2 होती है और Q का
जो क्यू है आपका क्या है, आवेश है। आवेश का बीमा क्या होती है, एटी होती है। तो एटी हो गया। अब बीमा को हमेशा एक लाइन में लिखा जाता है। बीमा को हमेशा रूल होती है क्या, एक लाइन में लिखा जाता है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर, देखिएगा नीचे से टी ऊपर जाएगी तो नीचे टी एगो है तो ऊपर जाएगा तो टी कोचिम होगा, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो कोचिम होगा माइनस में होगा। तो ए मेल स्क्वायर, दो गो माइनस में पहले से है टी ऊपर और एगो निचला जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगी, माइनस में थ्री हो जाएगी। तो ए मेल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री और नीचे से ऊपर में जाएगा ए तो क्या होगा, प्लस से माइनस में होगा ए के पावर माइनस वन। तो जो आपका वैद्युत विभव का बीमा था और वहीं आपका वैद्युत विभवांतर का बीमा आ गया। तो आपको क्या वैद्युत विभवांतर का बीमा बोलना है, ए मेल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस वन होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ना छूट पाए। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को बारीकी तरह से देखते हैं, क्लास समझ में आता है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अगले क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में जुड़ पाए। चलिए अगला हम लोगों ने देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए समझिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका माध्यम का परिबद्धतांक किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको परिभाषा लिखना है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परिबद्धतांक कहते हैं। एकदम आसान सी भाषा में लिखा गया है, आपको याद हो जाएगा बस वीडियो को देखते देखते। जहां पे आपको नहीं समझ में आता वीडियो को रोक करके आपने देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोलोगे, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, माध्यम का परिबद्धतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परिबद्धतांक कहते हैं। और माध्यम का परिबद्धतांक को के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। और माध्यम का परिबद्धतांक बराबर फार्मूला होता है माध्यम का परिबद्धतांक बटा में निर्वात। क्या होती है, माध्यम का परिबद्धतांक बटा में निर्वात, या तो बोल सकते हैं हवा में वैद्युतशीलता। क्या बोलोगे, माध्यम का परिबद्धतांक या तो निर्वात या तो बोल सकते हो हवा में वैद्युतशीलता। तो ये आपका हुआ परिबद्धतांक का सूत्र। तो इसे आप लोगों ने कॉपी पर नोट कीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो, आसान हो। बात समझ में आया। अब यहां से हम लोगों ने ये समझेंगे कि माध्यम का परिबद्धतांक का बीमा क्या होती है, ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को नोट पॉइंट में लिखना है। बात समझ में आया। आप लोग को, आप सभी विद्यार्थियों को नोट पॉइंट में क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है कि यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन का मतलब क्या हुआ, बीमाहीन का मतलब क्या हुआ। मात्रकहीन का मतलब हुआ कि माध्यम का परिबद्धतांक का ए सैमात्रक नहीं होती है। क्या, ए सैमात्रक नहीं होती है तथा इसका बीमा राशि भी नहीं होता है। बात समझ में आया। अब क्यों नहीं होगा भाई, सोचने वाली बात है, तो आप लोगों ने समझिएगा। आप लोगों को एक पॉइंट समझना है। आपका पॉइंट क्या होगी, देखिएगा। हम लोगों ने माध्यम का परिबद्धतांक को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो के बराबर फार्मूला होती है एप्सिलॉन बटा क्या, एप्सिलॉन जीरो। अब एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसलिए इसका मात्रक और बीमा नहीं होती है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे कि माध्यम का परिबद्धतांक का मात्रक क्या होती है, तो आपको जवाब देना नहीं होती है, ये बीमाहीन मात्रक है ना। आपको क्या बोलना है, ये मात्रकहीन है तथा इसका बीमा भी नहीं होती है, यह एक बीमाहीन राशि है। तो ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने कॉपी पर जरूर नोट करते चलिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इस परिभाषा से आपको मदद मिले। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों ने क्या देखेंगे, अगला प्रश्न आपका वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट ही है। हम लोगों ने एक एक प्रश्न को कवर करेंगे। बात समझ में आया। तो अगला प्रश्न आपका वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने का मीन्स क्या हुआ, अध्ययन करने का मतलब हुआ
जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना। बात समझ में आया? तो क्या लिखोगे? किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यह एक सदिश राशि है। आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो आपको जवाब देना है कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अगर जहां पे नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस प्रश्न को आपको दोबारा से समझा सकें। बात समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोगों ने बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न को आप लोगों ने VVI कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो आसान सी परिभाषा लिखा गया है, आपको बस इस वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाएगी प्रश्न। क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर, क्या? वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ, या तो बोल सकते हो चारों ओर खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। और यह धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश तक जाती है। कहां तक जाती है? ऋण आवेश तक जाती है। तो आप लोगों ने समझिएगा, आप सही विद्यार्थियों से समझिएगा, वैद्युत बल रेखाएं एक बार और परिभाषा देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करते हैं। क्या करती है? प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। और यह धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश तक जाते हैं। जैसे में देखिएगा यहाँ पे दो आपका आवेश है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। प्लस आवेश को हम लोगों ने धन आवेश कहते हैं और माइनस आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। तो ये क्या होती है? देखिएगा, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। इसे ही हम लोगों ने क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। और यहां पे नोट पॉइंट में आप लोगों को समझना है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और पता है क्यों नहीं काटती है? अगर यह काट देगी ना तो इसके कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। क्या समझेंगे? अब हम लोगों ने समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या है। तो आपको लिखना है वैद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले विद्यार्थियों ने क्या गलती करते हैं पता है? वैद्युत बल रेखाएं के जैसे में अगर गुण पूछा जाए तो वह क्या करते हैं? डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप लोगों को यह करना 100% गलत साबित होगी। सबसे पहले आप लोगों ने इस टाइप के प्रश्न को क्या कीजिएगा, जैसे में पूछा गया वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखें, तो आपको लिखना है ना वैद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित हैं। क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 गुण क्या कहता है? यह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अभी हम आपको फिगर से समझाए थे कि धन आवेश से निकल करके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के जो गुण होती है ना, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पे जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। पहला गुण में आपको यही लिखना है। दूसरा गुण में क्या लिखना है? यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें जो आपका डोरी था ना, कैसा डोरी था? लचकदार डोरी था। और लचकदार डोरी होने के कारण ही ये धनावेश से निकल करके ऋणावेश पे जाती है ना, तो सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। किसके कारण? लचकदार होने के कारण। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कारण विपरीत आवेश में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं।
अगला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएगी, सभी पॉइंटें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों ने वीडियो को देखिए, सबसे आसान सी भाषा में बनाया गया है यह नोट्स को। तो यह नोट्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बात समझ में आया? तो अगला पॉइंट देखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक मीन्स क्या होती है? काल्पनिक मीन्स होती है कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। अगला पॉइंट लिखना है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्या? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अगर यह काटेगी ना तो इसको कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। कितने रेखा खींचे जाएंगे? इसके कटान बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। दो दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आया? अगला पॉइंट आपको लिखना है, अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है? अगला पॉइंट लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती है और जिस जगह पर मिलते हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती है और जिस जगह पे मिलते हैं वे दोनों स्थान के पृष्ठ जो होते हैं कैसे होते हैं? तो आपको जवाब देना है लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, परीक्षण आवेश क्या है, या तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? तो आपको परिभाषा लिखना है, वैसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होती है? कूलम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आपको जवाब देना है क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होती है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। तो ये भी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला परिभाषा हम लोगों ने देखेंगे। अगला परिभाषा हम लोगों ने क्या देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न को आप लोगों ने अपने अपने कॉपी में वीवीआई कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक बार और परिभाषा देख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे में समझिएगा आप लोगों ने, HCl तथा H2O। HCl का पूरा नाम क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिकम। और H2O आपका क्या है? जल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? H पे प्लस आयन होगी और Cl पे क्या होगा? माइनस आयन होगा। और ये दोनों के बीच जो दूरी है अल्प दूरी है, इसे ही क्या कहेंगे? H प्लस आयन और Cl माइनस के दोनों के बीच में जो दूरी है अल्प दूरी है, इसी को हम लोगों ने क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहेंगे। या तो आप समझ सकते हो H2O है ना, इस पे H प्लस आयन होगी और OH पे क्या होगा? माइनस आयन होगा। तो यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच में जो अल्प दूरी बन रही है, इसी को हम लोगों ने क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहेंगे। तो यह भी प्रश्न आपको, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप लोगों ने देखिएगा,
अगला प्रश्न आपका क्या है, आप लोगों ने समझिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो आपको लिखना, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा फिर से देख लीजिएगा आप लोगों ने, क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, अब यहाँ पे देखिएगा, एक आवेश ये आपका प्लस आवेश है और दूसरा आवेश आपका माइनस आवेश है और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है आपका? 12 है। तो क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला होगा Q गुना क्या? 12। अब फॉर्मूला से परिभाषा कैसे बनाओगे? लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु से, क्या, किसी एक आवेश से, एक आवेश आपका क्या है? Q है, तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपका क्या है? 12 है। क्या है? 12 है और इसी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा। अगला हम लोगों ने देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने इसे भी समझ लीजिए। चलिए समझ लीजिएगा पूरा को। चलिए क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हम लोगों ने ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला होती है? Q गुना 12 होता है। क्या? Q गुना 12। तो Q जो कि आपका आवेश है, Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलम होती है और यहाँ पे 2 का मात्रक नहीं होगा, L का मात्रक जो कि लंबाई होती है ना, L का मात्रक क्या लिखोगे? मीटर। किसमें? मीटर। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगी? कूलम मीटर होगी। क्या होगी? कूलम मीटर होगी। इसी प्रकार से बीमा निकालेंगे। तो बीमा निकालने के लिए क्या लिखोगे? फॉर्मूला Q गुना 12 का बीमा। तो आवेश का बीमा 80 होती है और 2 का बीमा नहीं होगा। L का बीमा क्या होगी? लंबाई है ना, तो यहाँ पे 80 L के लिए L लिखोगे तो क्या होगा? 80L हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर हो गया और बीमा हो गया आपका 80L। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस क्लास का PDF लेना हो तो नंबर नोट कीजिएगा 6207769252 पे आपने SMS करके PDF को प्राप्त कर सकते हो आसानी पूर्वक, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अगर आप क्लास 12 की विद्यार्थी हो, 2025 में एग्जाम देना है, तो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा लिंक, उसमें आप लोग क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपके पास कंटिन्यू PDF पहुंचते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।